नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के दौरे की। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक हुई, मोदी की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई है। रायपुर एयरपोर्ट में हुई है बैठक। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। कांकेर में कल पीएम मोदी की सभा है। मोदी दोपहर 2:40 पर कांकेर पहुंचेंगे। तो पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट में अहम बैठक हुई है पीएम मोदी की दौरे की सुरक्षा को लेकर। जी हां, दोपहर 2 बजे कल रायपुर पहुंचेंगे। कांकेर में कल पीएम मोदी की सभा है। दोपहर 2:40 पर कांकेर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं। कोशिश होगी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, क्योंकि समय अब कम बचा है। जी हां, काउंटडाउन शुरू हो चुका है विधानसभा चुनाव का, पहले चरण का। 1 तारीख आज हो गई है। 7 को छत्तीसगढ़ में पहले फेज में वोटिंग होनी है। तो अंतिम समय में अपना जादू दिखाने के लिए, जलवा दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। पहले फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर कल कांकेर में अहम बैठक होनी है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। जानेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर। ममता, काउंटडाउन अब हम कहेंगे शुरू हो चुका है वोटिंग का। 1 तारीख हो गई है आज। 7 को वोटिंग होनी है पहले फेज की। मतलब समय कम बचा है और अंतिम समय में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मतलब प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण। क्या कुछ तैयारियां हैं ममता मोदी के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उसकी वो तो तैयार ही हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है, सिक्योरिटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री की अपनी सिक्योरिटी तो होती ही है, इसके साथ ही चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका भी है, ऐसे में जो लोकल सिक्योरिटी है वो भी लगाई गई है। और प्रधानमंत्री इसके पहले अगर हम बात करें तो रायगढ़ आए हुए थे और अब अगर बात करें तो चुनाव 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होने वाला है। अब कांकेर में यहाँ पर सभा करेंगे और इस सभा में लोगों से वो बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे और वहां के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर वोट मांगेंगे। तो तैयारियां तो जो लोकल लीडर्स हैं वो तो कर ही रहे हैं और साथ ही अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता जो हैं वो लग गए हैं तैयारियों को लेकर। और इस बीच अगर हम बात करें तो कांग्रेस से भी मल्लिकार्जुन खड़गे की आज सभाएं हुई हैं, जगदलपुर में सभा हुई है और इसके साथ ही महासमुंद में सभा हुई है। दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचा जाए और यही वजह है कि तमाम बड़े लीडर्स आ रहे हैं और कांकेर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बड़ा जो आयोजन स्थल है वो तैयार किया जा रहा है और जो लीडर हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आयोजन स्थल में पहुंचे तो सीधे इंटरैक्शन हो सके, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। पिछली बार अगर हम बात करें तो रायगढ़ में जब वो आए थे तो अलग तरीके से व्यवस्था की गई थी और ओपन जो गाड़ी है उसके जरिए वो लोगों को का अभिवादन करते हुए आए थे। कांकेर में देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह का कोई रणनीति है या ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है और बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो तैयारियों में लग गए हैं। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतर चुके हैं। सुकमा पहुंचे खड़गे ने पार्टी के पक्ष में प्रचार किया और इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से 75+ का दावा किया है। मतलब 75 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। सीएम के चेहरे के सवाल पर कहा कि जीत के बाद पार्टी तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। रहने तो हमको 75 के ऊपर चलेंगे, अंदर नहीं आएंगे।
और कुछ क्या मुख्य मुद्दा रहेगा सर चुनाव में? प्रचार तो हो रहा मैं है तो आपके सामने ही बताने जो है किसानों की समस्या हम छुड़वाएंगे, विद्यार्थियों के लिए प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मदद करेंगे, युवा महिलाओं को अपना जो सिलेंडर इसका फायदा देंगे। सर काश्मीर में पूरे चीजें 3 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं आतंकवादियों के, लगातार 3 दिनों से हमले हो रहे हैं। ये सवाल वो उस वक्त जो MLA चुन के आएंगे वो तय करेंगे, उस वक्त आपको भी बुलाएंगे। सर काश्मीर में हमले हो रहे हैं सर। का बहुत चर्चा है सर, पीएम का चेहरा कौन होगा सर? वही चुन के आने के बाद सब बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर विधानसभा जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहां बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और वर्तमान कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के बीच सीधा मुकाबला है। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी जोगी कांग्रेस गली मोहल्लों में जमकर पसीना बहाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, जनता के बीच पहुंच रहे नेताओं को जब मौका मिल रहा है तब एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर माहौल बनाने की कोशिश है। बहुत अच्छा स्नेह और प्यार जनता का मिल रहा है। और जहां तक समस्या का सवाल है, बिलासपुर के वासी सड़क, बिजली, पानी जो आदमी की बेसिक नीड्स है उसके लिए तरस रहे हैं और साथ ही बिलासपुर की जनता सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जिस प्रकार से यहाँ अपराध, चाकूबाजी, जमीन की लूटमारी, असामाजिक तत्वों का चौक चौराहे पे खड़े होना, वो इससे मुक्ति चाहती है और विकास भी चाहती है और वो दोनों हम करेंगे। क्या लगता है जो जनप्रतिनिधि था वो खरा नहीं उतरा है? खरा नहीं उतरा है। जनप्रतिनिधि है क्या बिलासपुर में? बिलासपुर की जनता अपने आप को जनप्रतिनिधि विहीन मानती है। माननीय अमर अग्रवाल जी जो है वो जब कोरोना काल में पब्लिक परेशान थी, जब लोगों के पास समस्याएं थी, जब अन्न के लिए परेशान थे, तब तो पिटारा नहीं खोले। जब लोग बीमारी से मौत हो रही थी तब तो मुंह नहीं दिखाने आए। जो आदमी 15 साल यहाँ मंत्री रहा वो व्यक्ति मुंह काला करके घर में बैठ गया था, मुंह काला करके। एक दिन भी सामने नहीं आया कोरोना काल में सेवा करने के लिए। क्यों? सेठ आदमी था। सेठ लोग सेवा नहीं करते ना, सेठ लोग तो सेठगिरी करने आते हैं। तो 15 साल सेठगिरी करके जो बिलासपुर का विनाश किया सेठ जी ने ना, वो बिलासपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और अभी एक बार उनको परिणाम आईना दिखाया ना 2018 में, अब 2023 में उनको इससे बड़ा आईना दिखाएंगे। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज का रायपुर दौरा। छत्तीसगढ़ सरकार पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पीएम आवास योजना से 16 लाख लोगों को आवास से वंचित रखा, ये बात कही। प्रलोभन देकर यहां बड़े पैमाने पर हो रहे हैं धर्मांतरण, ये बात भी कही है। घोटाले ही घोटाले किए हैं। आपके सामने शराब घोटाला है 2000 करोड़ का, कोयला घोटाला है 500 करोड़ का, गोठान गौओं का जो बाड़ा होता है उसका घोटाला है 1300 करोड़ का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में फूड सिविल सप्लाई का 600 करोड़ का घोटाला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार है, रेत माफियाओं को बढ़ावा मिला है, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है, हर घर नल योजना जो बहुत कल्याणकारी योजना है पूरे देश ने जिसको अप्रिशिएट किया है, हमारे पहाड़ों में जो लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहाड़ों में हमारे घर घर पानी आएगा, उसमें हजारों का घोटाला है। और आपने नए सोर्स को टैप नहीं किया बल्कि पुराने सोर्स में ही और नलके जोड़ दिए, तो पानी कहां से आएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख लोगों को वंचित रखा गया, एक छत से वंचित रखा गया। इस प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 16 लाख लोगों को मिलना था वो।
बस्तर में 7 नवंबर को मतदान होना है। प्रत्याशी आखिरी समय में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सभी दलों के बड़े नेता लगातार बस्तर पहुंच रहे हैं। क्या है बस्तर का चुनावी माहौल, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। तो बस्तर में पहले फेज में चुनाव होने हैं और 7 तारीख को चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बस्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के पास है। प्रदेश के साथ साथ अपनी विधानसभा में भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? देखिए, पहला फेज में 20 सीट का चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में और बस्तर में 12 सीट है और हम लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। जनता का रुझान अच्छा है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हम बस्तर का 12 से 12 सीट भी जीतेंगे और जनता का रुझान बहुत अच्छा है कांग्रेस के प्रति। अब 12 के 12 के दावा आप कर रहे हैं, कई जगह प्रत्याशी भी चेंज करने की नौबत आई। क्यों ऐसा लग रहा है कि 12 के 12 आप लोग जीतेंगे? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि ये फिर से क्लीन स्वीप की नौबत आएगी? देखिए क्या है, अगर देखिए हमारी सरकार ने 5 साल काम किए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 साल काम किए। छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर के लिए बेहतर काम हुआ है। सरकार ने अच्छा काम किए। अगर कहीं लगा कि हमारे एमएलएस के खिलाफ कहीं एंटी इनकम्बेंसी है या थोड़ी नाराजगी है कार्यकर्ता या जनता में, तो आला कमान ने प्रत्याशी बदल दिए। ये बड़ा निर्णय है। दूसरी चीज, जो हमारी सरकार के कामों को लेकर, योजनाओं को लेकर जो हम लोगों ने 5 साल काम किए, उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाला समय में हम कितना बेहतर, जब हमारी सरकार बनेगी, हम कितना बेहतर हम कर सकते हैं, हमारी सरकार कितना बेहतर काम कर सकती है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोगों ने अच्छा काम किया, उसका भी रिस्पांस अच्छा है और आने वाला समय हम लोग क्या करने वाले हैं छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए, तो उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो विपक्षी दल है लगातार धर्मांतरण या फिर युवाओं को लेकर मुद्दे उठा रहा है, उस पर घेर रहा है, उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं आप जा रहे हैं? देखिए क्या, भारतीय जनता पार्टी पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये कभी तो सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप बिना तथ्य के, दूसरा रोजगार पे, तीसरा धर्मांतरण पे। देखिए, मैं तो धर्मांतरण पे सीधा सीधा कहता हूं, जितना भी धर्मांतरण हुआ, जितने भी चर्चे बने, भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना है, नंबर 1। नंबर 2, ये बस्तर में यहाँ की माहौल को ये लोग शांत होना देना नहीं चाहते, बस्तर को अशांत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको जनता समझ रही है। आपके अपने एरिया में भी मौजूदा विधायक की टिकट कटी है, उनका कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी अलग आला कमान ने निर्णय लिया, सबको स्वीकार है। सभी हमारे तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे मेरा क्षेत्र हो या बाकी का क्षेत्र हो, सब लोग अगर कुछ 1-2 जगह को छोड़ दें तो सभी लोगों ने मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, सरकार बनेगी, फिर गांव, गरीब जनता, युवाओं के लिए काम करेगी। क्या कोई फिगर सोचा है कहां तक छत्तीसगढ़ में फिगर फिर पा पाएंगे? इस समय तो जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, 5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया, पिछले समय 68 सीट जीत कर आए थे, 68। इस समय हम लोग का टारगेट है 75। मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति चलता रहा तो 75+ भी हम जाएंगे। तो ये हमारे साथ थे दीपक बैज जी और अपने चुनाव के साथ साथ प्रदेश की भी जिम्मेदारी है, इसलिए तमाम विषयों पर खुलकर उन्होंने बात की। क्या क्या जो मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं, इन मुद्दों का किस तरीके से कांग्रेस जवाब देगी, ये चीजें भी यहाँ पर वो देख रहे हैं और जवाब लगातार दे रहे हैं। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 बस्तर। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में कांग्रेस को झटका लगा है। गोरेलाल बर्मन ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बागी होकर जेसीसीजे का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस के लिए गाए हुए गाने को बंद करने के लिए पत्र भी लिखा और पार्टी में रहते हुए गाया था निःशुल्क गाना। लोक गायन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर हैं गोरेलाल। गोरेलाल ने पार्टी में समय दिया कांग्रेस को, मैंने अपना गीत, संगीत, सारा चीज मैंने समर्पित किया। आज मैं कांग्रेस में नहीं हूं, तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मेरे दोस्तों से मैं ये निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि अब गोरेलाल बर्मन का गीत, संगीत को बजाना बंद करें। अपने दम में आप वोट मांगिए, आप में तो बड़ी ताकत है ना, अपने दम में टिकट। पेंड्रा की मरवाही विधानसभा में प्रशासन ने बीजेपी की प्रचार सामग्री जब्त की। कार से चुनावी झंडे, बैनर, पोस्टर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रचार सामग्री प्रत्याशी प्रणव मरपच्ची की थी और बिना अनुमति के वाहन का उपयोग हो रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
बात कुछ और खबरों की। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो रही है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल हो रही है खरीदी। 125 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार का। 2183 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी धान की। एक ग्रेड धान 2203 रुपये में खरीदी जाएगी। मतलब एक ग्रेड धान 2203 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदी जाएगी। में धान को तौला जा रहा है। किसान हमारे बीच मौजूद हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, उसके बाद धान खरीदी की शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में यहाँ किसान आ रहे हैं और अपने धान को खरीद रहे हैं। किसान एक तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम यहाँ धान खरीदी केंद्र के अधिकारी से बात करते हैं। आज से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो रही है। किस तरीके से प्रक्रिया है, थोड़ा सा समझाइए। धान खरीदी की प्रथम प्रक्रिया है, जो पंजीकृत कृषक है वो अपना उपज साफ सफाई करके टोकन के लिए यहाँ समिति में सैंपल धान ला के जाँच करने को अपना टोकन दिया जाता है। तत्पश्चात जिस दिवस के लिए टोकन जारी हुआ रहता है, उस टोकन के माध्यम से धान खरीदी होना है। इस बार सबसे नए में ये था कि बायोमेट्रिक प्रणाली से धान खरीदी होना था। चूंकि अभी बायोमेट्रिक जो उपकरण है वो मार्कफेड के द्वारा सप्लाई होना था। कुछ कारणों से अभी पूर्ण समितियों में सप्लाई नहीं हो पाया है, जिस कारण से अभी आगामी कुछ दिवस के लिए जो पिछले वर्ष जो टोकन के माध्यम से धान खरीदी होता रहा है। सरकार जो धान को लेकर घोषणा कर रही है उसको लेकर क्या मानते हैं, क्या व्यू है आपका? हमारा तो जो सरकार है उसी को मानते हैं। मतलब सरकार किसानों के लिए अच्छे फैसले कर रही है। पहले और अब में क्या फर्क पाते हैं? अभी ना जो खरीदी कर रहा था ना वो बहुत अच्छा है। ये अभी नियम जो कानून है तो बहुत अच्छा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुंबई में भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा आम जनता के लिए आज से खुल गया है। 18.5 एकड़ में फैला ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। जियो वर्ल्ड प्लाजा अनीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन से जुड़ा हुआ है। रिलायंस के डायरेक्टर ईशा अंबानी के देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं है, बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में कार्टिए, लुई विंतो, वर्साची, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबुजानी, संदीप खोसला, पॉटरीबॉर्न, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस की टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंचे छत और शानदार रोशनी से जगमगी मॉल देखने में बेहद आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर, बेहतरीन रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित भी है। This evening is a very special evening for both Neeta and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। सरकारें तो वादे कर रही है। अभी तो फ्री शिक्षा की भी बात हो रही है कि सर अभी शिक्षा तो बात हो रहा है, लेकिन ये कब तक होगा, अब कहाँ तक होगा पता नहीं। क्या आप लोग सोचते हैं सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे से रोजगार मिले। 2017 के बाद अभी तक एक पोस्ट नहीं आया है। पढ़ाई और क्या बोलते हैं नए नए पोस्ट मिले। क्या सोच के वोट देते हैं जब जाएंगे वोट देने? मोस्टली काम के हिसाब से ही देना चाहिए।